गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज 20 जुलाई है और मैंने कुछ दिन पहले सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए 100 डेज टू गो रैंकर्स स्ट्रैटेजी बनाया था। तो बहुत सारे इंटर के स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि सर इंटर के लिए भी अलग से बना दो, तो मैं इंटर के लिए अलग से बता रहा हूँ। और इसमें मैं वो बातें बताऊंगा जो बहुत डिफरेंट है फाइनल से। इंटर और फाइनल में रैंक का जो स्ट्रैटेजी होता है, जो अप्रोच होता है, वो टोटली डिफरेंट होता है। दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। तो टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट गेटिंग अ रैंक इन इंटर, वेदर यू आर अ सीए इंटर स्टूडेंट और अ सीएमए इंटर स्टूडेंट। नवंबर 2023 या दिसंबर 2023 में आपका एग्जाम होगा। जो सीए के स्टूडेंट्स हैं उनके पास 100 डेज हैं क्योंकि उनका नवंबर 23 में एग्जाम होगा, आज 20 जुलाई। और जो सीएमए के स्टूडेंट्स हैं उनके पास एक्स्ट्रा 1 मंथ का टाइम है बिकॉज उनका एग्जाम दिसंबर में होता है। इंटरमीडिएट का जो एग्जाम होता है, it is the first toughest competitive exam that you appear after your class 12 boards। एक कॉमर्स स्टूडेंट जो सीए या सीएमए की लाइन परस्यू कर रहा है, उसने सबसे बड़ा एग्जाम पहले कब दिया था? 12 का बोर्ड। ऑब्वियसली 12 के बोर्ड में सबकी अपेक्षाएं, मतलब रैंक 1 2 3 नहीं होती, पर वहाँ पर 90s में लाना पड़ता है मार्क्स ताकि बढ़िया कॉलेजेस में एडमिशन हो। बहुत सारे कॉलेजेस का कट ऑफ बहुत हाई जाता है, तो वहाँ पे 12 में हर स्टूडेंट कोशिश करता है 90%, 93%, 95% लाइक दैट। तो वहाँ मार्क्स ऑब्वियसली हाई होते हैं, पर कॉम्पिटिशन भी हाई होता है बिकॉज यू हैव टू लाइक चेज द गुड कॉलेजेस। 12 के बोर्ड के बाद वो पूरा का पूरा क्रीम जब निकलता है तो वो फाउंडेशन में जाता है। फाउंडेशन का जो सिलेबस होता है ना, वो मोर और लेस 11-12 के ही सिलेबस करिकुलम पैटर्न पे बेस्ड रहता है। थोड़ा लेवल अपर है पर उसी पैटर्न पे है, तो वो कोई बहुत बड़ा गेम नहीं होता। द बिगेस्ट गेम दैट हैपेंस इज इंटरमीडिएट। तो 12 के बोर्ड के बाद जो सबसे टफ एग्जाम तुम फेस करोगे वो इंटरमीडिएट का एग्जाम होता है। और इसमें बड़ा टाइट शेड्यूल होता है, 9 महीने का टाइट शेड्यूल होता है। बिकॉज जब आपके फाउंडेशन के रिजल्ट्स आते हैं, उन रिजल्ट्स के बाद जब आप एग्जाम देने जाते हो इंटरमीडिएट का, उसके बीच में 9 महीने के गैप होते हैं। अब सारा का सारा जो क्रीम क्राउड है जो 12 से इस लाइन में आया है, वो सबके सब इंटर में बैठेंगे। कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा फियर्स होता है। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट जो बोर्ड में बहुत टॉपर रहते हैं अपने स्कूल वगैरह के, वो इंटर में रैंक नहीं ला पाते, तो वो फिर उनको ये बहुत अपने अंदर दुख रह जाता है। फिर वो लोग पूरा एफर्ट मारते हैं, कई जन का फिर फाइनल में रैंक आ जाता है। इस बार भी फाइनल में बहुत सारे ऐसे 1 डिजिट के रैंकर्स निकले हैं जिनका इंटर में रैंक नहीं था, बट वो लोग स्कूल में टॉपर रहे हैं। तो इंटर का जो एग्जाम है ना, वो बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स भी जो रैंक डिजर्व करते हैं रैंक लाना, वो नहीं ला पाते हैं। तो क्या अप्रोच या क्या स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करनी चाहिए इंटरमीडिएट के लिए? एक तो होती है डे 1 से जो स्ट्रैटेजी, और एक होती है लास्ट 3 मंथ्स की स्ट्रैटेजी। तो हम लोग वहाँ फोकस अभी लास्ट 100 डेज या लास्ट 3 मंथ्स की स्ट्रैटेजी पे ही है। उसी के ऊपर मैं तुमको पूरा का पूरा प्लान बताने जा रहा हूँ, ठीक है? गौर से मेरी बातों को सुनना। यूजुअली ये जो 9 मंथ्स का पीरियड होता है इंटरमीडिएट का जो हम प्रिपेयर करते हैं, इसमें 6 to 7 मंथ्स हमारी क्लासेस होती हैं जिसमें हम टीचरों की क्लासेस वगैरह देखते हैं सारे सब्जेक्ट्स की। और फिर लास्ट के 2-3 महीने जो होते हैं वो होते हैं सेल्फ रिविजन, लर्निंग वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है? अब आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी भी तरह वो जो 6-7 मंथ्स का जो पीरियड है क्लासेस का, वो 6 मंथ्स में ही हो जाए तो बेस्ट है। अगर 6 में नहीं भी हो पा रहा, 7 मंथ्स तक हो गया तो ठीक है, फिर भी स्थिति कंट्रोल में है। फिर लास्ट के जो 2-3 महीने उस पर अपना पूरा जान लगाना है। अभी कैसे कैसे हम लोग को रिवीजन प्लान बनाना है, कैसे कैसे क्या करना है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना। नंबर वन, रिवीजन 2 होते हैं। एक होता है मेगा रिवीजन, एक होता है मिनी रिवीजन। जो 2-3 मंथ्स तक रिवीजन चलता है, दैट्स अ मेगा रिवीजन। इसमें कैसे करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता, बताऊंगा। और फिर लास्ट के जो 16 डेज होते हैं ना, सपोज 8 सब्जेक्ट्स है और हर एक सब्जेक्ट में 1-1 दिन का गैप है। सीएमए में गैप नहीं होता, उनका लगातार होता है, पर उनको 1 महीने का लीवरेज मिल गया, वो अलग है। और सीए के एग्जाम्स में 1-1 दिन का गैप होता है। तो ये लास्ट की जो 16 दिन होते हैं, इसमें भी तो हम पढ़ाई करते हैं, इसमें भी तो हम रिवाइज करते हैं और पागलों की तरह रिवाइज करते हैं, तो वो मिनी रिवीजन है। अब मेगा रिवीजन और मिनी रिवीजन में ऑब्वियसली टाइम का एक बहुत बड़ा गैप है और अप्रोच का भी बहुत बड़ा गैप है। तुम्हारा मेगा रिवीजन तुम जितने अच्छे तरीके से करोगे, तुम्हारे मिनी रिवीजन उतना ही और निखर के आएगा। वो मेगा रिवीजन के दौरान तुमको क्या करना चाहिए, जो भी टाइम अवेलेबल है उसको अपने सारे सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि इक्वल डिवीजन, ये तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। अगर एक स्टूडेंट किसी एक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा तैयार है तो उसमें वो कम टाइम रिवीजन में डिवोट करेगा, और किसी सब्जेक्ट में वो उसका प्रिपरेशन नहीं है तो उसमें ज़्यादा टाइम डिवोट करेगा, वैसा है। तो आपको क्या करना है, जो लास्ट का ये 2-3 मंथ्स का मेगा वाला पीरियड है, इसको डिवाइड करना है
अमंग ऑल द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है मैं इतने इतने दिन रिविजन में लगाने वाला हूँ. आई एम नॉट सेइंग कि यू डू वन सब्जेक्ट एट अ टाइम, यू कैन डू 2 और 3 सब्जेक्ट्स पैरेलली, दैट्स ओके. बट एक पता चल जाता है ना कि टोटल आवर्स इतने अवेलेबल है और किस सब्जेक्ट में कितने आवर्स डिवोट करने हैं. अब नंबर 1, जब आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कर रहे हो तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में क्या करो, ये तुम जानते हो कि मिनी रिवीजन सेशन जब आएगा ना 16 दिन का, तब उसमें तुम कभी भी पूरा का पूरा सम पढ़ नहीं सकते, बस तुम एक ऊपर से अप्रोच देख सकते हो. तो तुम अपने मिनी रिवीजन के लिए पहले से ही नोट्स बना लो. नोट्स कैसे बना लो, जो भी तुम्हारी बुक है या कॉपी है जिसमें सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं सम्स के, मैं बात कर रहा हूँ अकाउंट्स की, कॉस्ट की, एफएम की, इनकम टैक्स की, जीएसटी की, जहाँ जहाँ भी सम्स होते हैं, जहाँ जहाँ भी वो तुमने सम सॉल्व किया है बुक में, कॉपी में, जो भी तुम्हारे टीचरों का नोट्स वगैरह है, उसके बगल में उस सम का अप्रोच लिख लो. जैसे एक बेसिक अप्रोच हम सबको आता है कि एक सम्स आएगा तो ऐसे क्रैक करना है, लेकिन हर सम्स में कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट होते हैं, कुछ स्पेशल अप्रोच होता है, तो वो तुम वहाँ बगल में लिख दो. जैसे मेरी तो ये आदत है, मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो मैं सारी इंपॉर्टेंट बातें, सारे क्लूज क्लास में लिखवा के छोड़ता हूँ, ताकि ये काम स्टूडेंट को पर्सनली खुद ना करना पड़े. चाहे वो लॉ हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे ऑडिट हो, मैं स्पेशल सारी बातें वहीं पे लिखा देता हूँ. तो अगर तुमने ये नहीं लिखा है तो लिख लो. जब तुम मेगा रिवीजन कर रहे हो तो हर सम्स के बगल में लिखते जाओ कि इसका ये स्पेशल पॉइंट था, ये स्पेशल अप्रोच था, उससे तुम रिवाइज कर पाओगे. एंड ट्रस्ट मी, एग्जाम के ना वो जो 2 दिन का गैप मिलता है ना एग्जाम में, 1.5 दिन का गैप, उसमें मैंने सारे के सारे सम रिवाइज कर लिए थे. A to Z सम्स मैं रिवाइज करके गया था, तभी मेरे नंबर आ गए थे एकदम 87 88 टाइप के. तो वो रिवीजन संभव है, पर पहले से ड्यूरिंग द मेगा रिवीजन पीरियड तुम वो अप्रोच बगल में लिखते जाओ. दैट्स नंबर 1. नंबर 2, हम लोग रैंक इसलिए मिस कर जाते हैं, इंटर की बात कर रहा हूँ मैं खास तौर पे. आप देखोगे ना, इंटर के जो रैंकर होते हैं, टॉपर होते हैं, और फाइनल के जो टॉपर होते हैं उनके मार्क्स में बहुत फ़र्क होता है. फाइनल के जो टॉपर्स होते हैं उनके मार्क्स 60 70s में रहते हैं, इंटर के जो टॉपर्स होते हैं उनके मार्क्स 80s 90s में चले जाते हैं. तो यहाँ कॉम्पिटिशन बहुत फियर्स है. ऐसे माहौल में क्या होता है, कोई स्टूडेंट अगर बैलेंस अप्रोच फॉलो नहीं करेगा, मतलब मान लो वो प्रैक्टिकल में तो बहुत मार्क्स उठा लिया और थ्योरी में उसके मार्क्स कम हो गए, तो वो बेचारा बस मिस कर जाएगा, मतलब रैंक मिस कर जाएगा. तो यहाँ आपको बैलेंस अप्रोच फॉलो करना है. आपको किसी भी सब्जेक्ट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है. हर सब्जेक्ट आपको अच्छा खासा मार्क्स 80+ दिलवा सकता है, तो आपको सारे सब्जेक्ट्स पे बराबर मेहनत करनी पड़ेगी, सब में 80+ का टारगेट करना पड़ेगा. अपने आप को रैंक के लिए नहीं बल्कि टॉप के लिए तैयार करो. टॉप मतलब 1 डिजिट रैंक के लिए, तब जाके रैंक तो श्योर हो ही जाएगा. थोड़ा बड़ा गोल तो होना ही चाहिए ना. तो हर सब्जेक्ट को बैलेंस करके 80+ का टारगेट करो. ये मत करना गलती से भी कि प्रैक्टिकल्स में तो हम 80s में लाएंगे, 90s में लाएंगे, लेकिन थ्योरी की हम बैंड बजा के रख देंगे 50 60s में, तो फिर रैंक मिस हो जाएगा. इंटर में तो रैंक पक्का मिस हो जाएगा, बिकॉज इंटर में बहुत ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन होता है इस चीज़ को लेकर. तुम समझो, पूरे हिंदुस्तान का जो 12th का क्रीम क्राउड है वो अब आके इंटरमीडिएट पहली बार दे रहा है और अपनी पूरी जान लगा रहा है 9 मंथ्स के उस टाइट पीरियड में. सारा वो मेहनत का गेम है, ठीक है, कि जो ज़्यादा मेहनत कर लिया उसका रैंक आएगा. तो बैलेंस अप्रोच फॉलो करना है. नेक्स्ट क्या करना है, जो थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं ना, तो थ्योरी सब्जेक्ट्स में तो चलो मालूम है हम लोग को पूरा थ्योरी है, लेकिन जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी होते हैं उनमें भी बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं. उनको आइडेंटिफाई करो, उनको भी तैयार करो, उनका भी एक समरी बना लो, प्रिपेयर कर लो, क्योंकि उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा. जहाँ पे मान लो कि तुम्हारा 60 आने वाला था, वहाँ सीधा 80 में चला जाएगा अगर तुमने प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो भी प्रिपेयर कर लिया तो डू दैट. नेक्स्ट, मेगा रिवीजन में क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना इज पॉसिबल, मिनी रिवीजन में पॉसिबल नहीं है. तो मेगा रिवीजन के दौरान तुम्हारे टीचरों ने जो भी क्वेश्चन बैंक्स दिए हैं, क्वेश्चन आंसर्स जो भी जिस फॉर्मेट में दिया है, मेन बुक में चाहे अलग से क्वेश्चन बैंक में, उसको पूरा का पूरा रिवाइज कर लो और उसमें से फिर फाइनली आइडेंटिफाई कर लो कि यार ये ऐसा क्वेश्चन है ना जो मुझे एग्जाम के वक्त फिर से देखना पड़ेगा, ये मुझे याद नहीं रहेगा, तो उसको टिक मारो, उसको टिक मारो. और सिर्फ एग्जाम के टाइम में उसी को देखना, बाकी क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं. वो तुमने अभी लास्ट 2 महीने में पढ़ा है तो तुमको याद रहेगा एग्जाम में, ठीक है. ये है मेगा का अप्रोच. मिनी में अप्रोच क्या होगा वो मैं बता देता हूँ. मिनी में हम लोग जब 16 दिन एग्जाम्स के होते हैं उसमें हम लोग ना क्वेश्चन बैंक रिवाइज नहीं कर सकते, केवल जो टफ क्वेश्चन है वो रिवाइज कर सकते हैं. दूसरा, हर सम्स के लिए जो तुमने प्रिपेयर किया था पहले इस मेगा के दौरान, उसमें जो तुमने अप्रोच लिखा था सम्स के बगल में, उस सारे के सारे अप्रोचेस को तुम धड़ाधड़ रिवाइज करके जा सकते हो. जब तुम एक प्रैक्टिकल पेपर में एग्जाम देने बैठ रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में हर एक अप्रोच जिससे सम सॉल्व हो सकता है वो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि वहाँ कोई ना कोई तो नया सम्स आएगा. और अगर तुमको बहुत सारे अप्रोचेस आते हैं ना तो कैसा भी नया सम वो पूछ ले तुम वो फोड़ दोगे, आराम से फोड़ दोगे. तीसरा, थ्योरी सब्जेक्ट्स की जहाँ तक बात है, थ्योरी सब्जेक्ट्स में ना रिवीजन बहुत फास्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे सम्स के एडजस्टमेंट, सम्स पढ़ना वो सब नहीं होता. तो अगर तुमने मेगा के दौरान थ्योरी सब्जेक्ट को रिवाइज किया अच्छे से, अच्छा बाय द वे व्हेन आई से रिवाइज ना,
आई डोंट मीन रीड करो, रिवाइज मीन्स आई हैव द केपेबिलिटी टू राइट द आंसर इन एग्जाम। मतलब जो भी मैं रिवाइज कर रहा हूँ, मैं रिवाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा मेमोराइज कर रहा हूँ। मैं किताब बंद करके पूरा का पूरा आंसर रिकॉल रिसाइट कर सकता हूँ और एग्जाम में लिख भी सकता हूँ। मेरे लिए रिवीजन का मतलब है मेमोराइजेशन। तो अगर आपने वो मेगा पीरियड के दौरान थ्योरी सब्जेक्ट्स को पूरा एकदम मेमोराइज किया अच्छे से ना, तो फिर लास्ट के टाइम पे तुम आराम से, मैं बता रहा हूँ, उस पूरे 1.5 दिन में फुल थ्योरी सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हो। अच्छा, एक छोटी सी बात का ख्याल रखना है, थ्योरी सब्जेक्ट्स के अंदर मैक्सिमम चीज़ आप पहले से रिवाइज कर सकते हो, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है। मतलब पढ़े भूले पढ़े भूले पढ़े भूले, ये वो चीज़ें होती हैं जिनको आपको एग्जाम के 1.5 दिन में फिर से वापस देखना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे सेक्शन नंबर्स हो गए, पेनल्टी चार्ट्स हो गए, ऐसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का नंबर हो गया। इनकम टैक्स की अगर बात करें तो इनकम टैक्स के अंदर भी भर भर के सेक्शन नंबर्स हैं, सम्स के कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं। ये ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो आप मेगा के दौरान रिवाइज तो कर लो, याद भी कर लो, पर वो फिर भूलोगे, तो वो एग्जाम के पहले फिर से एक बार वापस देखना पड़ेगा। तो उन चीज़ों की एक लिस्ट बना लो, ठीक है, कि यार ये थ्योरी सब्जेक्ट ऐसे तो मैंने पूरा का पूरा रिवाइज कर लिया, याद कर लिया, लेकिन ये चीज़ें ऐसी है जो मैं भूल जाता हूँ बार बार, तो वो नोट डाउन कर लो। तो फिर वो मिनी के दौरान ना उसको पक्का देख के जाना। तो 1 दिन 1.5 दिन अगर कोई चीज़ रिवाइज करोगे तो वो एग्जाम हॉल तक तो याद रहेगा ही रहेगा। तो ये तो था पूरे रिवीजन स्ट्रैटेजी के बारे में। मैं एक बार समराइज करूंगा, फिर मैं बात करूंगा मॉक टेस्ट के बारे में। तो रिवीजन स्ट्रैटेजी जो है, मेगा है, मिनी है। मेगा कितने का होता है सर? 2 से 3 महीने का। मिनी कितना होता है सर? वो लास्ट के जो एग्जाम का पीरियड है ना, 16 दिन का फॉर सीए एंड फॉर सीएमएस स्टूडेंट इट विल बी 8 to 10 days। ओके, मेगा रिवीजन जितना अच्छा होगा, मिनी रिवीजन उतना निखर के आएगा। मेगा रिवीजन में मुझे इतनी अच्छी तैयारी करनी है कि मेरा मिनी रिवीजन बेस्ट हो। मेगा में क्या करना है, जो प्रैक्टिकल पेपर्स हैं उनके सारे सम्स के बगल में उनका एडजस्टमेंट, स्पेशल एडजस्टमेंट और अप्रोच लिख लेना है। प्रैक्टिकल पेपर के अंदर जितने भी थियोरेटिकल पोर्शन है, जिससे सवाल आते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको भी याद करना है। थ्योरी वाले जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको पूरा अच्छी तरह से मेमोराइज करना है। रिवाइज मतलब मेमोराइज, कि अभी किताब बंद कर देंगे तो हम सवाल पूछेंगे तो हम एग्जाम में लिख पाएंगे। फिर थ्योरी सब्जेक्ट्स के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है, डेटा बेस्ड होती हैं, जो आपको लॉन्ग टर्म याद नहीं रहती, उसको आप नोट डाउन कर लो कि यार ये तो मेरे को फिर से एग्जाम में देख के जाना पड़ेगा। क्वेश्चन बैंक पक्का पढ़ेंगे। मतलब जैसे नॉर्मली मैं किसी भी सब्जेक्ट को जब विजुअलाइज करता हूं तो 2 पार्ट में करता हूं, एक वॉल्यूम और एक क्वेश्चन बैंक। तो क्वेश्चन बैंक्स जो होते हैं ना, वो तो पूरा का पूरा रिवाइज कर सकते हो, मेगा में, मिनी में नहीं कर पाओगे। और जब मेगा में पूरा क्वेश्चन बैंक रिवाइज करोगे तो वहीं पे संग में आइडेंटिफाई करना कि सपोज 20 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत हार्ड है और पक्का मुझे एक बार वापस से देखना पड़ेगा एग्जाम के पहले, तो मार्क कर लो। तो एग्जाम के पहले वो 2 क्वेश्चन देखना है वैसे, ठीक है। तो ये मेगा वाला पूरा पीरियड है। मिनी में ऑब्वियसली आई हैव टू वर्क लाइक अ रॉकेट। सांस लेने का समय नहीं होता, बैक टू बैक एग्जाम्स चलते रहते हैं, नींद उड़ जाती है, खाना पाना सब खत्म हो जाता है एकदम, ठीक है। जब तुम्हारे वो एग्जाम्स खत्म होते हैं ना, तुम देखते हो पूरी एनर्जी बॉडी की खत्म हो जाती है, पर एक सुकून भी मिलता है कि हाँ हो गया, चलो बीत गया। मिनी रिविजन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जो स्टूडेंट लोग ना एंड में जाके गिव अप मार देते हैं, वो देखो, तुमको लग रहा होगा कि तुमने 9 महीने नहीं पढ़ा, तुमने बहुत मेहनत नहीं की, लेकिन मैं बता देता हूँ असली मेहनत वो कोर टाइम की होती है। यू डोंट, हार्ड वर्क जो होता है ना, वो कभी भी ग्राफ में से स्ट्रेट लाइन नहीं होता। हार्ड वर्क क्या होता है, कभी कभी एकदम कम करना पड़ता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो एग्जाम वाला वो जो पीरियड है ना, जो मिनी रिवीजन का, उसको प्लीज़ प्लीज़ बहुत सीरियसली लो। उसमें अपनी जान लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वो पीक हार्ड पीरियड का टाइम होता है। तुम बहुत मेहनत किए, उस समय नहीं किए, बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। और अगर तुम शुरू में मेहनत नहीं की पर उस समय बहुत मेहनत कर लिए तो अच्छा रिजल्ट आएगा। तो मिनी को अंडर एस्टिमेट मत करना, मिनी को बहुत सीरियसली लेना। पूरा का पूरा जो तुमने मेगा के दौरान अपने लिए एक चार्ट बनाया है कि मुझे ये चीज़, सम्स का अप्रोच याद करना है, प्रैक्टिकल में ये थ्योरी याद करना है, थ्योरी सब्जेक्ट्स में ये चैप्टर ज़्यादा फोकस करने हैं, ये वाला जो टॉपिक से मैं बार बार भूल जाता हूँ मुझे फिर से याद करना है, वो पूरा डू इट, लगे रहना, माइंड को हाई ऑर्बिट में ले जाना, देखना हो जाएगा। नाउ कमिंग टू वन ऑफ द कन्फ्यूजिंग टॉपिक्स जहाँ स्टूडेंट लोग का बहुत ज़्यादा मन करता है पर कर नहीं पाते, एंड दैट इज मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट को लेकर मैं 2-3 इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनना, ठीक है। मॉक टेस्ट का मेन पर्पस क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, मॉक टेस्ट मतलब अचानक से कोई टेस्ट हो रहा है। मॉक टेस्ट का मकसद होता है अपने आप को जज करना कि मैंने जो तैयारी की है, क्या वो मैं एग्जाम में लिख पा रहा हूँ कि नहीं लिख पा रहा हूँ अंडर द टेस्ट सर्कमस्टांसेस, और मेरे नंबर कितने आ रहे हैं। तो उससे एक पहले से पता चल जाता है कि अच्छा मेरे में लिखने की काबिलियत नहीं है, या मेरे नंबर उठ नहीं रहे हैं तैयारी के बावजूद भी, या फिर मेरी तैयारी में कमी है। तो जो आपकी अपनी शॉर्टकमिंग्स होती है वो आपको पहले से दिख जाती है मॉक टेस्ट से। लेकिन मॉक टेस्ट को लेके कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। नंबर 1,
अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आप प्रिपेयर होके दो, अनप्रिपेयर्ड होके मॉक टेस्ट देने से कोई फ़ायदा नहीं है। कॉमन सेंस की बात है, अगर एक स्टूडेंट अनप्रिपेयर्ड है, उसने ढंग से नहीं पढ़ा, आधा पर्दा पढ़ा है, और फिर क्योंकि मॉक टेस्ट की डेट आ गई और वो डेट पे जाके उसको मॉक टेस्ट देना वो दे रहा है, तो उसके नंबर तो ख़राब आएंगे ही। और वो खुद भी जानता है कि मैं बिना तैयार हुए दिया था, मेरे नंबर ख़राब आएंगे। तो इसमें फालतू का सेटबैक क्यों लेना है, फालतू का गिल्ट क्यों लेना है? आप बिना तैयार किए अपने आप को जज कैसे कर सकते हो? यू हैव टू फर्स्ट प्रिपेयर योरसेल्फ, देन ओनली यू कैन जज ना थ्रू योर मॉक टेस्ट। तो बिना प्रिपरेशन के मॉक टेस्ट देने का कोई सेंस बनता नहीं है। ऊपर से मॉक टेस्ट में कभी भी आपके जो मार्क्स आएंगे वो कांस्टेंट नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, एक ही सब्जेक्ट का अगर तुम 4 बार अलग अलग मॉक टेस्ट दो, लेट्स से कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, 100 मार्क का, फुल 100 मार्क का सिलेबस पे मॉक टेस्ट का पेपर सेट हो रहा है और 4 पेपर सेट हो रहे हैं सेम सब्जेक्ट पे, फुल 100 मार्क का 4 अलग अलग पेपर है। चारों बार जब आप एग्जाम दोगे सेम प्रिपरेशन के साथ, आपके सेम मार्क्स नहीं आने वाले, कभी ज़्यादा कभी कम। वो डिपेंड करता है कि उस मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस आए वो किस चैप्टर से थे, किस टाइप के क्वेश्चंस थे, क्या वो आपके स्ट्रेंथ पर थे कि आपकी वीकनेसेस पे थे। इन सब चीज़ों का मिला जुला मिक्सचर होता है। इसीलिए अगर एक सब्जेक्ट का भी 4 बार मॉक टेस्ट दोगे तो सेम मार्क्स नहीं आएंगे, ऊपर नीचे आएंगे, ठीक है? वो कभी भी सेम नहीं हो सकता। तो मॉक टेस्ट ना बिना तैयारी के देने का तो कोई सेंस ही नहीं। अगर हम तैयारी करके देंगे तब तो फ़ायदा है कि हम जज कर पाएंगे अपने आप को, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। नंबर 2, एक और एटीट्यूड हो सकता है। वो दूसरा एटीट्यूड क्या, जो मैंने पहले भी बोला है, अगर तुम बहुत ज़्यादा सीरियस हो कि नहीं सर मेरे को मॉक टेस्ट देने का बहुत ज़्यादा मन है, तो फिर प्लीज़ अपने मन पे सेटबैक मत लो। कहने का मतलब है, जाहिर सी बात है कि जिस लेवल की हमारी प्रिपरेशन एक्चुअल एग्जाम में होती है, उस लेवल की प्रिपरेशन सिम्युलेटेड एग्जाम में कभी नहीं होती। बिकॉज मन को मालूम है कि ये तो मॉक टेस्ट है, सिमुलेशन है, इससे मेरी ज़िंदगी डिपेंडेंट नहीं है, इस पे मेरा 6 महीना डिपेंडेंट नहीं है। मन को अच्छी तरह से मालूम है, आप अपने दिमाग को चीट नहीं कर पाओगे। यू कैन नॉट चीट योर सेल्फ टू बिलीव दैट ओ दिस मॉक टेस्ट इज द रियल टेस्ट एंड आई विल, जो इसमें आ रहा है दैट विल डिटरमाइन कि आई विल पास और फेल। नो नो नो, वो तुम्हारा मन जानता है कि यार ये तो ऐसे ही है, मॉक टेस्ट तैयारी का हिस्सा है। तो मॉक टेस्ट को एक दूसरे अप्रोच से भी तुम देख सकते हो। वो दूसरा अप्रोच क्या है कि थ्रू द मॉक टेस्ट आई एम लर्निंग सम न्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस की तो लिमिट है नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स बन सकते हैं। तो मॉक टेस्ट के माध्यम से हमको नए नए क्वेश्चन सीखने को मिले, नए नए आंसर सीखने को मिले। उसमें क्या होता है कि अगर तुम अनप्रिपेयर्ड होकर भी टेस्ट दे रहे हो, पर तुम्हारा एटीट्यूड लर्निंग वाला है, जजमेंट वाला नहीं है, लर्निंग वाला एटीट्यूड है, तो तुमको गिल्ट फीलिंग नहीं आएगा और वो वेस्ट भी नहीं होगा। गिल्ट फीलिंग भी नहीं आएगा कि हाँ मैं फेल हो गया, बिकॉज ठीक है ना मैं अनप्रिपेयर्ड था, और मतलब फ़ायदा भी होगा कि तुमने वो वेस्ट नहीं किया, बिकॉज वो जो भी तुमने मॉक टेस्ट के लिए थोड़ी तैयारी की और टाइम स्पेंड किया, उससे तुमको कुछ और नए नए क्वेश्चन आंसर सीखने को मिल गए, लर्निंग एक्सपीरियंस हो गया, देन इट इज प्रोडक्टिव। तो यू कैन, इफ यू वांट टू मतलब लाइक वेरी स्ट्रिक्टली फॉलो द मॉक टेस्ट, तो सेकंड वाला एटीट्यूड फॉलो करके भी कर सकते हो। लेकिन अगर तुम अपने आप को जजमेंट करना चाहते हो, देन प्लीज पहले प्रिपेयर करो अच्छे से और फिर मॉक टेस्ट दो, ठीक है? नहीं तो मैं बता रहा हूं कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, मॉक टेस्ट हम लोग को कब देना चाहिए, वो भी तो एक सवाल उठता है। इसके 2 अलग अलग फेजेस होते हैं। जैसे एक होता है पार्शियल टेस्ट। पार्शियल टेस्ट का मतलब क्या होता है, नॉट ऑन द एंटायर 100 मार्क पेपर बट ऑन 10-15 ये मार्क्स का। जैसे फॉर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने एक सिलेबस, एक सब्जेक्ट है, उसमें मान लो कि 20 चैप्टर्स है, तो आपने 3 चैप्टर्स पढ़े और आप चाहते हो कि बस मैं उस 3 चैप्टर पर टेस्ट दे दूँ, दैट्स लाइक अ पार्शियल टेस्ट, ठीक है? ये जो पार्शियल टाइप के छोटे छोटे टेस्ट होते हैं ना, मिनी टेस्ट, दे आर हेल्पफुल इन रिवाइजिंग दोज सेट ऑफ चैप्टर्स। और ये तो क्लासेस के दौरान ही हो तो अच्छा है, मतलब जब आपकी वो 6-7 महीने की क्लासेस का पीरियड चल रहा होता है, उसी दौरान आप जैसे जैसे पढ़ लेते हो, अगर उसी का आप संडे टेस्ट देना चालू कर दो, ठीक है? जैसे मान लो कि एक हफ्ते में हमने ये सब्जेक्ट में ये चैप्टर्स पढ़ा, अब हम संडे को कुछ दोस्तों का ग्रुप बना लिए और हमने एक क्वेश्चन पेपर सेट कर लिया था रैंडम, जैसे अलग अलग कर लो ना, बांट लो आपस में। सपोज मान लो एक हफ्ते में तुमने 4 सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो 4 दोस्त अगर मिले हैं तो तुम इस पेपर बनाओ, तुम ये सब्जेक्ट का बनाओ, तुम वो सब्जेक्ट बनाओ, और केवल उन लिमिटेड चैप्टर्स पे बनाओ जो हमने उस हफ्ते पढ़ा है। तब फिर वो संडे तक अगर देते जा रहे हो तब तो वो यूटिलाइज होता है, क्योंकि उसमें ना एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आता है कि अच्छा ठीक है दोस्तों में मुझे अपने आप को चमकाना है, मैं और अच्छा पढ़ूंगा। इससे एक प्रेशर बिल्ड होता है और हफ्ते भर का जो भी तुमने कंटेंट देखा है वो एक तरह से रिवाइज हो जाता है थ्रू दैट संडे टेस्ट। तो ये एक पार्शियल टेस्ट वाला स्कीम है जो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। इसमें तुम
कर सकते हो। अब पार्शियल टेस्ट सर मिलेगा कहाँ से मेरे को, ये तो सर डिपेंड करता है कि आप लोग खुद कितने तैयार हो और सारे जो फ्रेंड सर्कल होते हैं क्या वो सेम तरह का ही कंटेंट रोज पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। बिकॉज अगर सबका हेट्रोजेनस कंटेंट है, कोई इस सब्जेक्ट इस हफ्ते कुछ और पढ़ा है, कोई कुछ और पढ़ा है, तब तो फिर साथ में बैठ के टेस्ट कैसे दे पाओगे। तो वो तो डिपेंड करता है कि तुम्हारे सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, क्योंकि पार्शियल टेस्ट ना बहुत मतलब मुश्किल होते हैं। क्वेश्चन एक मॉक टेस्ट सीरीज में उसको सेट करना, उसके पेपर चेक करना, ये सब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। मैं ये सब टेस्ट वगैरह सब कंडक्ट किया हुआ हूँ और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि स्टूडेंट उतने प्रिपेयर्ड नहीं होते और फिर बल्कि उससे क्या होता है वो डरने लग जाते हैं टेस्ट से बहुत ज़्यादा। तो ये मैं मतलब बोलता हूँ कि फ्रीडम होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जिसको ज़्यादा मन है वो अपना बना के सेट करके कर सकता है, जिसको नहीं मन है ओके डोंट गो विथ इट, मूव अहेड, वो अपना अपना है। तो एक तो ये पार्शियल टेस्ट जो होते हैं ये क्लासेस के दौरान हो सकते हैं। जो मेगा रिवीजन वाला पीरियड है 2-3 महीने का, उसमें मैं मानता हूँ कि मॉक टेस्ट शुरू में या बीच में तो होना ही नहीं चाहिए। अगर उसमें करना है तो टुवर्ड्स दी एंड करना है, एकदम टुवर्ड्स दी एंड करना है। क्योंकि क्या होगा, वो 2-3 महीने का जो मेगा रिवीजन का पीरियड होता है उसमें तुमने अपने लिए ना एक प्लान बना लिया है कि मैं ये पढ़ूंगा, ऐसे पढ़ूंगा, वैसे पढ़ूंगा। और अगर उस दौरान तुमने मॉक टेस्ट का अपना लगा लिया तो गए काम से। क्यों? क्योंकि मॉक टेस्ट का एक शेड्यूल होगा कि उसमें ऐसे ऐसे देना है, एंड तुम चाहो या ना चाहो उस शेड्यूल की वजह से तुम भी अपना स्टडी प्लान वैसा ही बनाओगे जिस ऑर्डर में मॉक टेस्ट हो रहा है। तो वो तुम्हारे पूरे प्लान की ना बैंड बजा के रख देगा। तो वो 2-3 महीने में तो तुमको अपने ऊपर मॉक टेस्ट वगैरह का कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लेना है, तुमको अपने हिसाब से एक सही प्लान बना के फॉलो करना है। इफ़ यू वांट टू अपीयर फॉर मॉक टेस्ट टुवर्ड्स दी एंड दे दो, मतलब लास्ट के जो 15 दिन होते हैं ना एग्जाम के बाद, लास्ट के 15 दिन उसमें मॉक टेस्ट दे दो तो ठीक है। इंस्टीट्यूट मॉक टेस्ट कंडक्ट करता है, ठीक है। इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स आप डाउनलोड कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, उनका आंसर्स भी दिया हुआ है, आप मैच भी करा सकते हो। बहुत जन पूछते हैं सर मॉक टेस्ट कैसे करें, सबसे बेस्ट है आप इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट पेपर उठा के सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट पेपर में नए नए टाइप के क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं, तो एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी होगा। प्लस वो इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट है तो वो वेल बैलेंस्ड होगा। जो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ नोएडा में है, जो असली एग्जाम के लिए क्वेश्चन पेपर पूरा सेट कर रही है, उन्हीं की तो टीम बैठ के मॉक टेस्ट का पेपर तैयार कर रही है ना, तो वो एक बैलेंस्ड आउट अप्रोच होता है। इसीलिए वो उनका एक सिस्टमैटिक पूरा प्रोटोकॉल है जिसके अंदर वो लोग काम करके मॉक टेस्ट को बनाते हैं। तो वो अपीयर करोगे तो उसकी क्वालिटी ऑफ दी क्वेश्चंस बहुत अच्छी होती है, नए नए क्वेश्चंस भी होते हैं, कुछ सीखने को भी मिलते हैं, प्लस मन में भी कॉन्फिडेंस रहता है ना कि एंड ऑफ द डे मैं तो एग्जाम ICAI का देने जा रहा हूँ, तो मैं मॉक टेस्ट भी ICAI का दूँ ना, कोई और क्यों दूँ। और वो लोग क्वेश्चन आंसर दोनों निकालते हैं, तुम उससे जज कर सकते हो। Now, one last thing. I have spoken about revisions. I have spoken about this mock test and all. And I have also told you that it is difficult to get rank in inter because पूरा cream हिंदुस्तान में इतने सारे स्कूल्स हैं, हजारों स्कूल से 12 के जो स्टूडेंट पास आउट किए हैं, सो मेनी टॉपर्स आर देयर। वो सब जो कॉमर्स में गए वो सब इसमें आएंगे और सब आके लड़ेंगे आपस में, तो कंपटीशन बहुत स्टिफ होता है। रैंक लाना है तो अपने आप को टॉपर में इमेजिन करो, सोचो कि मुझे 1 2 3 4 5 6 में जाना है, ऐसा इमेजिन करो, ठीक है। तब जाके तो 50 के अंदर घुस पाओगे। और टॉपर लेवल के जो मार्क्स होते हैं ना, तुम देखोगे वो 80s to 90s में जाते हैं, ठीक है। हर सब्जेक्ट को बैलेंस आउट करके एकदम सीरियसली मेहनत करना है। क्या इंटर का रैंक बहुत फ़ायदेमंद है? बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर तुम इंटर में रैंक लेके आते हो तो सबसे पहले तो आने वाले 3 साल तक, बिकॉज इंटर फाइनल के एग्जाम में ना 3 साल का गैप हो जाता है, चाहे ओल्ड सिलेबस हो चाहे न्यू सिलेबस हो, इंटर फाइनल के एग्जाम में 3 साल गैप है और उस दौरान कोई उतनी पढ़ाई नहीं होती बिकॉज हमको काम पे जाना होता है। तो अगर इंटर में तुमने रैंक लाया ना तो वो तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस और बिलीव डाल देगा कि यहाँ ला सकता हूँ तो फाइनल में तो डेफिनेटली ला सकता हूँ। तो 3 साल तक तुम एक कॉन्फिडेंट ज़िंदगी जियोगे और तुम्हारा हर चीज़ में वो अप्रोच नज़र आएगा, पढ़ने में, क्लासेस करने में, काम में, हर जगह। तो वो तो एकदम डेफिनेट है। ये हुआ असली फ़ायदा। और जो एक ऊपर ऊपर का फ़ायदा वो ये है कि अगर इंटर में रैंक आ जाता है तुम्हारा तो यू विल गेट आर्टिकलशिप, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन अ वेरी वेरी गुड फर्म। वो बहुत मैटर करता है। बढ़िया फर्म में जाके काम करना, मतलब अब तो तुम लोग सब नवंबर 23 में एग्जाम दोगे तो न्यू सिलेबस में तुम्हारी आर्टिकलशिप चालू होगी जो कि 2 साल की है। तो जितनी बढ़िया फर्म में तुमको काम मिल सके उतना अच्छा है। वो बहुत मैटर करता है। वो जो वर्क एक्सपोजर मिलता है, वर्ल्ड ऑफ मतलब प्रैक्टिकल वर्ल्ड की दुनिया ऐसे काम करती नहीं करती है, मैं बता रहा हूँ, बड़ा ब्यूटीफुल माहौल होता है, स्ट्रगलिंग भी होता है, मतलब इट्स अ मिक्सचर, पर वो बहुत ज़रूरी है। तो वो भी एक फ़ायदा तुमको मिल जाता है। तो प्लीज़ अभी ये 100 दिन है तुम्हारे हाथ में, इसी में खेल बनता या बिगड़ता है।
अब तक सारे स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं कि सब बैठ के क्लासेस करे जा रहे हैं। अब यहाँ से तुमको सीरियस हो जाना है। टीचरों का साथ छूटने का समय आ चुका है। मोस्ट प्रोबेबली बाय 31 जुलाई ऑल योर सब्जेक्ट क्लासेस विल गेट ओवर, मैक्सिमम बाय 15 अगस्त, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो सब कुछ खत्म होने के बाद तुम्हारे हाथ में वो 2.5-3 महीना रहेगा जब तुम टीचरों के हाथ से जा चुके हो। तुम्हारी अपनी ज़िंदगी तुम अपने आप पढ़ोगे, तुम्हारा अपना एक्टिव विल पावर लगा के पढ़ना पड़ेगा। इन 100 दिनों को जो स्टूडेंट मैक्सिमम यूज़ कर लेगा ना, मैक्सिमम, वही रैंक डिजर्व करता है। यू वॉन्ट टू बी डिजर्विंग, करेक्ट। यू डोंट वॉन्ट कि झोली पे रैंक मिल जाए, यू वॉन्ट टू बी डिजर्विंग कि येस आई डिजर्व द रैंक, मुझे मिलना चाहिए था। तो उतनी मेहनत करो, उतनी परिश्रम करो, तब जाके वो रैंक आएगा। सारा खेल ये लास्ट 3 months का ही होता है। ओके, आई होप यू कीप माई पॉइंट्स इन योर माइंड एंड यू फॉलो देम, यू अप्लाई देम। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।